नमस्ते साथियों। भारत में हजारों लाखों सालों से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी करते आ रहे हैं। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी कैसे करते आ रहे हैं, इसके पीछे की जानकारी को प्राप्त करेंगे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे भविष्यवाणी कर रहे हैं हम। तो इसके लिए हमारे को साल भर का डाटा बनाया जाता है, कैलेंडर बनाया जाता है सूर्य मास के हिसाब से। और सूर्य मास के हिसाब से 21 मार्च के आसपास शुरू करते हैं। मेष संक्रांति शुरू होती है जब बिल्कुल दिन और रात बराबर होने होते हैं। उस टाइम मेष संक्रांति से उसका सूर्य का भौगोलिक 0 होता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ता है सूर्य 23 मार्च 24 मार्च तो एक डिग्री आगे बढ़ता रहता है। तो कम्युलेटिव उसका सूर्य का भौगोलिक कहलाता है। जैसे 21 मार्च को तो 21 अप्रैल को 30 दिन हो गए या जितने भी दिन हो गए उस हिसाब से लगभग 30 डिग्री 21 डिग्री सूर्य का भौगोलिक हो जाता है। इसी तरीके से चंद्रमा का भौगोलिक होता है। और सूर्य की क्रांति क्या होती है, पृथ्वी जब सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही होती है तो 21 मार्च को उसका क्रांति 0 होती है। और जैसे जैसे सूरज 21 जून की तरफ बढ़ता है, 21 मार्च से आप अप्रैल से मई से जून, तो मैक्सिमम 21 जून को मैक्सिमम उसकी क्रांति 23 डिग्री 26 मिनट हो जाती है। जो मैंने लगभग बताया, क्रांति भी लाखों हजारों सालों में बदलती रहती है। थोड़ी बहुत 22.5 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री के बीच में क्रांति बदलती रहती है। उससे अभी हम उसकी जानकारी के बारे में कुछ चर्चा नहीं करेंगे, कभी भविष्य में कर सकते हैं इसके बारे में भी। तो सूर्य की क्रांति के बारे में बताया। इसी तरीके से चंद्रमा की क्रांति होती है। सूर्य का क्षर होता है, चंद्रमा का क्षर होता है। जब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ लगभग एक ही प्लेन में चक्कर काट रही होती है, कोई एक आधे समय में एंगल कोई 1 सेकंड का ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत ही रेयरली, तो वो ना के बराबर होता है। इसलिए हम उसका सूर्य का क्षर 0 मानते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है सूरज के चारों तरफ एक ही प्लेन में चक्कर काटती है। और क्षर होता क्या है ये मैंने बताया था कि पृथ्वी जो सूरज के चारों तरफ एक ही प्लेन में चक्कर काटती है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का उस प्लेन के अंदर जो उसमें जब पृथ्वी का सेंटर होता है, उस सेंटर से उस ऑब्जेक्ट का जितना एंगल होता है वो उसका क्षर कहलाता है। अब जैसे हमारे को यहाँ सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के अंदर हमारे को उस क्षर की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि क्षर के साथ ही चंद्रमा की क्रांति बनती है। चंद्रमा की क्रांति जो सूर्य की क्रांति 23 डिग्री 26 मिनट से ऊपर और 23 डिग्री 26 मिनट माइनस की तरफ जाती है। तो चंद्रमा की क्रांति लगभग 26.5-27 डिग्री तक ऊपर जाती है, 27 डिग्री तक नीचे जाती है। तो ये जो है वो क्षर की वजह से होता है, क्योंकि पृथ्वी जो है क्षर एक ही प्लेन में सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटता है। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ जब चक्कर काटता है तो उससे 5 डिग्री का एंगल बनाता है। वो प्लेन जो है चंद्रमा का जो प्लेन बनता है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटते हुए, वो प्लेन पृथ्वी जब सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है तो 5 डिग्री का एंगल बनाती है। वो मैंने यहाँ बताया था आपको जैसे, तो ये 5 डिग्री का एंगल बनता है। अब पृथ्वी जब सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है, ये 21 मार्च की पोजीशन है मान लो मैंने, तो 21 मार्च से आगे पृथ्वी आगे बढ़ती है, तो हमने अब सूरज को स्थिर रखा है और पृथ्वी आगे बढ़ रही है, तो उसका जो क्रांति है वो यूँ तिरछी होती रहती है। ये क्रांति पहले यूँ थी, 0 क्रांति थी, फिर ये धीरे धीरे यूँ होती रहेगी। जैसे जैसे पृथ्वी 21 मार्च से आगे बढ़ेगी 21 जून तक यहाँ तक जाएगी ऊपर तक, और फिर वापस 21 जून से वापस 22 सितंबर तक यूँ आ जाएगी, वापस यूँ हो जाएगी, और फिर क्रांति यूँ हो जाएगी, फिर ये सूरज ये ऐसी क्रांति हो जाएगी। तो जो मतलब पृथ्वी का ये जो इक्वेटर है वो ऊपर हो जाएगा। जो मैंने जो क्रांति बताई थी ना, कि क्रांति क्या होती है कि अब सूरज को हमने स्टेबल माना, तो उस हिसाब से यहाँ मैंने ये इक्वेटर बताया, तो सूरज की किरणें यहाँ आ रही हैं, तो इक्वेटर से कितनी डिग्री ऊपर हो गया, वो 23 डिग्री ऊपर हो गया। ये जो एंगल है 23 डिग्री का बन जाएगा, यहाँ ऊपर यहाँ 23 डिग्री का बन जाएगा। ये इक्वेटर आ जाएगा पृथ्वी का इक्वेटर। मैंने इक्वेटर को स्टेबल रखा था और सूरज को ऊपर नीचे बताया था, परंतु वो पृथ्वी इस हिसाब से घूमती है कि सूरज तो वहीं रहता है, परंतु वो इक्वेटर ऊपर नीचे होता रहता है। तो वो वास्तविक स्थिति तो ये होती है कि आगे जब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ से चक्कर काटती है और चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता है, तो उसकी वजह से वो
प्लेन जो है वो सूरज की चंद्रमा की क्रांति जो होती है वो इस 23 डिग्री के साथ ऊपर नीचे घटती बढ़ती रहती है, वो घटती बढ़ती रहती है बस। तो चंद्रमा की मैक्सिमम सर जो होता है 5 डिग्री होता है, और जब जैसे चंद्रमा इस पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट के उस पोजीशन में आता है, यहाँ मान लो ये घूम के यूँ आता है, यूँ घूम जाता है, फिर यूँ आता है, फिर यूँ आता है, तो यहाँ जब आएगा पृथ्वी से घूम के यूँ पहली तरफ से यूँ आएगा नीचे से निकल के, तो यहाँ उसका सर 0 हो जाएगा, क्योंकि वो प्लेन में आ गया, इस प्लेन के अंदर चंद्रमा आ गया तो उसका सर 0 हो गया। अब यहाँ हर अमावस को सूर्य ग्रहण नहीं होता और हर पूनम को चंद्र ग्रहण नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा 5 डिग्री एंगल पे घूम रहा है पृथ्वी के प्लेन से, पृथ्वी और सूरज के प्लेन से। तो अगर ये एक ही प्लेन में घूमता होता तो हर पूनम को चंद्र ग्रहण होता और हर अमावस को सूर्य ग्रहण होता, इसलिए हर पूनम को चंद्र ग्रहण नहीं होता क्योंकि 5 डिग्री ऊपर घूमने से, और हर अमावस को सूर्य ग्रहण नहीं होता क्योंकि ये 5 डिग्री का एंगल बनाता है। कभी कभी ऐसी पोजीशन आ जाती है कि जब अमावस के दिन सर 0 हो जाता है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ सर यहाँ इस टाइम ये यहाँ आ गया, मान लो चंद्रमा इसके सामने, यहाँ ये चंद्रमा आ गया, तो इसका प्लेन सूरज के जो पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही है उस प्लेन में आ गया, तो ये 0 डिग्री उसका सर हो गया, चंद्रमा का 0 डिग्री सर हो गया। तो यहाँ जब पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा 27.5 दिन में एक चक्कर काटता है, लगभग 27 दिन 7 घंटे कुछ मिनट में, और जबकि अमावस से अमावस आने में 29.5 दिन का समय लग जाता है। तो 29.5 दिन के समय में अब जैसे यहाँ से अमावस शुरू हुई, यहाँ से अमावस शुरू हुई और यहाँ से चंद्रमा, ये चंद्रमा यहाँ था पहले, यहाँ ये, तो यहाँ से अमावस शुरू हुई और यहाँ से चके यूँ पूनम होके वापस अमावस आ गई, तो ये चंद्रमा जो है इस में नहीं रहेगा। यहाँ से जैसे ये मैं यहाँ ऊपर से देखें, हम पहले मैंने यहाँ ये नक्शा दिखाया था, ये ऊपर से नहीं साइड से देख रहे थे, ये मान लो सूरज है, हम यहाँ इसका नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल यहाँ है सूरज का, और ये जैसे पृथ्वी है इसका नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल यहाँ है, ये जैसे चंद्रमा है तो ये चंद्रमा का, ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा का नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल यहाँ नीचे है, तो ये हम साइड से देख रहे हैं। अब हम ये वाला नक्शे में देखेंगे, ये वाले इसमें डायग्राम में देखेंगे, तो हम ये सूरज को अब यूँ देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ पहले ये अब यूँ देखेंगे तो इसका नक्शा यूँ बनेगा, तो ये जो नॉर्थ पोल है इसके सेंटर में आएगा। इसी तरीके से पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है अब यहाँ सेंटर में आ जाएगा, क्योंकि हम इसको ऊपर से देख रहे हैं। ऊपर से देखने पे हम ये जब ऊपर से देख रहे हैं तो हमारे को नक्शा इस तरीके से दिखाई देगा, और चंद्रमा को भी हम ऊपर से देख रहे हैं तो चंद्रमा यहाँ दिखाई दे रहा है। जब चंद्रमा यहाँ से अमावस से शुरू होकर यहाँ से पूनम होकर यहाँ तक वापस आता है तो यहाँ 26.5 दिन होते हैं इसके, तो ये यहीं रह जाता है। वापस पृथ्वी क्योंकि आगे बढ़ती है 27.5 दिन में 28 डिग्री आगे बढ़ जाती है, तो चंद्रमा 2 दिन पीछे रह जाता है। 14 डिग्री में वापस एक भोगांश 14 डिग्री का होता है चंद्रमा का, लगभग एक दिन में 13.5-14 डिग्री का, तो ये वहाँ वापस उसमें पोजीशन में आने में, अमावस की पोजीशन में आने में 29.5 दिन का समय ले लेता है। परंतु चंद्रमा यहाँ अपनी पृथ्वी की पूरी परिक्रमा 360 डिग्री का भोगांश पूरा कर चुका है। यहाँ 360 डिग्री का भोगांश पूरा कर चुका है यहाँ आने में वापस, तो क्योंकि पृथ्वी आगे बढ़ चुकी है तो यहाँ आगे अमावस यहाँ आएगी वापस, तो ये अपनी मैक्सिमम शर से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा और अगले में और ऊपर आ जाएगा, अगले में और ऊपर आ जाएगा। तो कई बार क्या होता है, पोजीशन शर इसको क्रॉस कर जाता है, तो अमावस के दिन सूर्य ग्रहण नहीं होता। कई बार शर यहाँ 0 डिग्री आ जाता है, तो जब 0 डिग्री आ जाता है अमावस के दिन, तब उस टाइम और क्रांति भी एक ही होती है, दोनों की भोगांश भी एक होगा, दोनों की क्रांति भी एक ही होगी और शर 0 हो जाएगा। शर जब 0 होगा तब वहाँ उस टाइम सूर्य ग्रहण होगा। पृथ्वी, सूरज की भोगांश, चंद्रमा का भोगांश, सूर्य की क्रांति, चंद्रमा की क्रांति सब बराबर होंगी। जैसे यहाँ मान लो सूर्य का भोगांश 170 डिग्री है, तो चंद्रमा का भोगांश भी 170 के आसपास होना चाहिए।
चंद्रमा सूर्य की क्रांति 13 डिग्री है तो चंद्रमा की क्रांति भी 13 डिग्री के आसपास होनी चाहिए। सर लगभग 0 डिग्री होना चाहिए, और सर अगर आधा डिग्री ऊपर नीचे है तो आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, और सर अगर बिल्कुल 0 है और क्रांति भी एक ही है और भोगांश भी एक ही है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। इसी प्रकार चंद्र ग्रहण कब होगा? जब सूर्य का भोगांश 170 है और चंद्रमा का भोगांश फिर 180 डिग्री का फर्क होना चाहिए, तो 350 डिग्री का होना चाहिए भोगांश, और सूर्य की क्रांति 13 डिग्री है तो चंद्रमा की क्रांति -13 डिग्री होनी चाहिए, और सर उस टाइम भी 0 होगा, उस टाइम भी 0 होगा। तो वो पोजीशन आएगी यहाँ, मान लो ये यहाँ चंद्रमा आ जाता है उस टाइम, इस टाइम यहाँ, तो उस पोजीशन के अंदर चंद्र ग्रहण होगा। और अगर सर 0 है और पूरा यहाँ 13 डिग्री पॉजिटिव सूर्य की क्रांति है या -13 डिग्री चंद्रमा की क्रांति है, और यहाँ सूर्य का भोगांश 170 डिग्री है और चंद्रमा की भोगांश 350 डिग्री है, तो पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। तो ये डाटा हम पहले बना के रखते हैं, तब हम इसकी बात भविष्यवाणी कर पाते हैं कि फलाने दिन सूर्य ग्रहण होगा, फलाने दिन। प्रत्येक दिन का हमारे पास और प्रत्येक घंटे का सूर्य का भोगांश और चंद्रमा का भोगांश, क्योंकि चंद्रमा का भोगांश ज़्यादा परिवर्तित होता है, एक एक घंटे में बदलता रहता है, और सूर्य का भोगांश ज़्यादा बदलता नहीं है, क्योंकि सूर्य का भोगांश एक दिन में 1 डिग्री बदलता है, और जबकि चंद्रमा का भोगांश एक दिन में 13.5-14 डिग्री बदल जाता है। तो एक एक घंटे का हमारे पास उसका हिसाब रहता है। उस टाइम जिस टाइम पे ये पता चलता है कि अब सूरज के सामने ये मतलब जो है दोनों का भोगांश एक ही होने वाला है, तब उस टाइम उसको कहते हैं कि हाँ इस टाइम सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तो इस तरीके से भविष्यवाणी की जाती है, और इसी प्रकार चंद्रमा की भी चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी की जाती है, क्योंकि एक एक घंटे पे ये पता रहता है कि भाई इस टाइम चंद्रमा एकदम अपोजिट क्रांति से निकलेगा और 180 डिग्री का फर्क होगा भोगांश के अंदर। क्रांति एक की पॉजिटिव होगी तो एक की नेगेटिव होगी, और एक की नेगेटिव होगी तो दूसरे की पॉजिटिव होगी, और सर उस टाइम 0 होगा। तो इस तरीके से हम चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी करते हैं, और हर अमावस जब एक पूर्ण सूर्य ग्रहण आता है तो दूसरा आंशिक चंद्र ग्रहण होगा, या पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा तो दूसरा आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। तो ये लगभग एक साथ ही आते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की मैंने आपको थोड़ी जानकारी दी कि किस प्रकार हमारे जो हजारों सालों से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी किस प्रकार करते आए, इसके पीछे कितनी हमारी गणित की जानकारी थी, विज्ञान की जानकारी थी, तब ये संभव हो पाता था। आज हम उस वैज्ञानिकता को भूल चुके हैं। उस वैज्ञानिकता को वापस मैं आपके सामने ला के ये बताना चाह रहा था कि हमारे पूर्वज कितने बड़े वैज्ञानिक थे। तो उनको पूरी नॉलेज थी गुरुत्वाकर्षण की, सूरज के चारों तरफ पृथ्वी कैसे घूमती है, पृथ्वी के चारों तरफ सूरज कैसे घूमता है, और बहुत सारी नॉलेज थी। तो इतनी गहराई में तो नहीं जा रहे हम, बाकी और भी बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। तो नक्षत्रों के बारे में, और ये हमारी राशियों के बारे में, 12 राशियाँ होती है, 12 राशियाँ आकाश के अंदर किस प्रकार होती हैं उनके बारे में, तो बहुत सारी जानकारियाँ उनको थी तो बता पाते थे। धन्यवाद दोस्तों।